वेलकम इन आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पीआरटी के रिलेटेड। उससे पहले मैं 2 पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं जो ज़्यादातर मेरे को कमेंट्स में आ रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो वीडियोस कुछ अब तक अपलोड नहीं हुई है, जो टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश और बाकी इकोनॉमिक्स वगैरह जो बाकी पीजीटी के सब्जेक्ट हैं या और भी जो सब्जेक्ट्स हैं, उनकी वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएगी। थोड़ा सा डिले है, कुछ रीज़न है उसके। और सेकंड पॉइंट आ रहा है कुछ एस्पिरेंट्स का कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा इस टाइम, और या फिर हमारी तैयारी उस लेवल की नहीं है। देखिए, एक चीज़ तो बड़ा क्लियर है एग्ज़ाम के अंदर कि जब तक रिज़ल्ट नहीं आता ना, तब तक किसी को ये कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मेरी तैयारी अप टू डेट थी। और हो सकता है क्योंकि लास्ट टाइम तक यही लगता रहता है हर आदमी को जिसका सिलेक्शन होने वाला है या जो कल के डेट में टॉपर बनने वाला है, उसको लास्ट मिनट तक ये लगने वाला है एग्ज़ाम देने तक कि तैयारी तो बहुत की है लेकिन अब भी लग रहा है कुछ छूटा हुआ है। तो ये देखिए, ये डाउट है, ये एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के साथ ही ख़त्म होते हैं, तो इसलिए इनमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस कीजिए, कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखिए। तैयारी सबकी सेम होती है, ऐसा नहीं है कि आपकी कोई बहुत से कम लोग होते हैं जिनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है लास्ट तक कि नहीं हमारी तैयारी 100% है, कोई टेंशन नहीं है। बाकी ज़्यादातर जनरली जो हमने जितने एग्ज़ाम दिए हैं, हमें भी लास्ट मोमेंट तक यही लगता है कि कुछ तैयारी छुटी हुई है, कुछ और कर लें, कुछ और कर लें। बट ज़्यादा अच्छा ये रहेगा जो आपके पास है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। वो चीज़ आपको वहाँ जाके महसूस होगी कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा आपके लिए। तो आज बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। आज की वीडियो लाने का एक रीज़न था क्योंकि बहुत से स्टूडेंट की डिमांड आई है कि सर पीआरटी के ऊपर वीडियो बनाएं। पीआरटी के ऊपर वीडियो बनाने का उनका कहने का रीज़न ये था क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट्स ने क्या किया हुआ है, पीआरटी का फॉर्म भरा हुआ है पीजीटी के और टीजीटी के साथ, या फिर उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है पीआरटी विद पीजीटी। इस वजह से वो कहना चाह रहे हैं क्योंकि तीनों का पेपर उनको देना और तीनों की प्रिपरेशन उनको एक साथ करनी है या 2 की प्रिपरेशन एक साथ करनी है। तो कम से कम टाइम में हम ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करें जिससे हम आराम से वो पेपर क्लियर कर सकें। तो इसलिए आज हम अपने चैनल पे जिन टीचर को एज ए गेस्ट हमने बुलाया है, उनके बारे में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि सर ने 1 बार नहीं 2 बार नहीं लगभग 4 पेपर निकाले हुए हैं पीआरटी में। 4 पेपर क्यों निकाले वो बाद में मैं रीज़न बता दूंगा आपको, पर 4 पेपर क्लियर कर चुके हैं सर पीआरटी के। और सर की सबसे स्पेशल बात यह है कि सर की गाइडेंस में आज 100 से ज़्यादा स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑलरेडी जो पुराने एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें सर की गाइडेंस में बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स थे वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। इवन आज भी सर जो आपके सी टेट होते हैं या स्टेट टेट्स होते हैं या बाकी जो और स्टेट के जो आपके पीआरटी के एग्ज़ाम होते हैं उनमें गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं। सर ने अपनी प्रिपरेशन जॉब के साथ की है। जॉब के साथ प्रिपरेशन में हर कोई सोचता है कि वो कोई कोचिंग ज्वाइन कर ले जिससे कि वो कम समय में ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सकता है, पर सर ने अपनी जॉब के साथ सेल्फ स्टडी से 4 बार एग्जाम क्लियर किया है। तो आज सर को बुलाने का मेन रीजन ये है कि सर अपना सक्सेस मंत्र आप सभी के साथ शेयर कर सकें। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं वेलकम करता हूं लोकेश सर का। और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगा सर को कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपने चैनल पर आप सभी एस्पिरेंट्स से बात करने का, अपने व्यूज़ और स्ट्रेटजी शेयर करने का। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लोकेश एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो 2017 में वैकेंसी आई थी नॉर्थ ईस्ट स्पेशल, उनमें मैंने फ़र्स्ट टाइम ज्वाइन किया था केवीएस को। और 2018 में जो वैकेंसीज़ आई थी उनमें मैंने फ्रेश वैकेंसी में फिर से ज्वाइन किया था केवीएस को ही, मतलब जॉब में रहते ही केवीएस में रहते ही एडवर्टाइजमेंट नंबर 14, तो तब मैंने जम्मू ज्वाइन किया था। तो केवीएस का ओवरऑल 2 टाइम एक्सपीरियंस है और रिसेंटली मैं अभी दिल्ली एमसीडी में एज अ पीआरटी ही काम कर रहा हूँ। तो ये तो इंट्रोडक्शन की बात रही। उसके बाद अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के बारे में जो केवीएस के हैं, तो देखिए केवीएस प्रीवियस एग्ज़ाम अगर आपने नोटिस किया है ध्यान से तो आपको पता है सीबीएसई लेती है, तो क्वेश्चन पेपर बहुत एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे में जो 200 क्वेश्चन सोल्व करने का एक डीएसएसबी का पैटर्न है वो कम्प्लीटली एक फैक्चुअल लगता है मुझे एज़ कम्पेयर टू केवीएस में एक रेलेवेंट क्वेश्चन पेपर प्रोसेस है। तो उसके अलावा अगर हम बात करें तो सिलेबस में
कम्प्लीटली जो चेंज है वो तो आपने नोटिस कर ही लिया होगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अगर बात करना चाहूँ तो आपको सिलेबस से पहले भी अगर आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी नहीं पढ़ा है तो आप अब ज़रूर पढ़ें। और ख़ासकर वो कैंडिडेट्स जिन्होंने अपनी DLED या D.Ed या BTC जो भी है वो डिस्टेंस मोड में की है। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि KVS का जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है आपका ऐसा नहीं है कि आपने कभी पहले वो क्वेश्चन पढ़ रखा हो, या रिपीटेटिव क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए ज़रूर से भी ज़रूर 3-4 जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी भी टीचर एग्ज़ाम के लिए वो ज़रूर पढ़ लेने हैं। उनमें से सबसे पहले NCF 2005 मल्टीपल रीडिंग कीजिए आप एक ही दिन में, और अपने नोट्स तैयार कीजिए। हर एक डॉक्यूमेंट्स के लिए यही एक तरीका होता है उनको अच्छी तरीके से गो थ्रू होने का, कि आप मल्टीपल रीडिंग कीजिए अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। उसके बाद RT 2009, उसके बाद NEP 2020, और जो अभी हाल ही में एक NCF और भी आया है 2022 में, उसको भी आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, सारी गाइडलाइंस वगैरह जो भी हैं, क्योंकि मल्टीपल एग्ज़ाम्स में बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन इस जो कोर एरिया है वहाँ से आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा अभी का सिलेबस है उसके बारे में। तो दोस्तों ये अभी जो एग्ज़ाम आपका सिलेबस है वो स्क्रीन पे है, तो आप देख सकते हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया होगा इसको, और क्या चेंजेस हैं वो भी आपने नोटिस कर लिए होंगे। जो फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट है उसमें वही रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी, हिंदी, जनरल इंग्लिश, वो सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में होते हैं, और आपने उसको अच्छे तरीके से तैयार कर भी लिया होगा मेरे हिसाब से अभी तक, क्योंकि जस्ट 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होने ही वाला है। तो हम बात करते हैं मेनली इसमें जो मेजर चेंज है इस सिलेबस में, और जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है इस पेपर के लिए, एक टीचर के लिए भी, वो है पार्ट 3 जो आपके सामने है। तो बेसिकली इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है पार्ट 3 को भी, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, तो ये सारे ये इसके सब कंपोनेंट्स हैं, सब के सब आपको बेसिकली NIS की जो DLED का मटेरियल है ऑनलाइन अवेलेबल है, NIS का DLED का मटेरियल, उसमें सभी टॉपिक्स आपको ये देखने को मिल जाएंगे। और कुछ टॉपिक्स इसमें नहीं मिलेंगे आपको NIS के DLED में, जैसे मेंटल हेल्थ वगैरह, उनको आप गूगल या यूट्यूब से बहुत अच्छे तरीके से खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इनका कोई ऑथेंटिक सोर्स अभी तक तो नहीं देखा है कि ये बहुत अच्छी तरीके से किसी एक जगह पर मिल जाए आपको, ऐसा किसी बुक में नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका मेरे हिसाब से टॉपिक वाइज इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करते हुए, और आप गूगल और यूट्यूब की बहुत अच्छे से हेल्प ले करके इन सभी टॉपिक्स के नोट्स बना करके आप कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ टॉपिक्स आपको जो है B.Ed DLED या B.Ed की जो इग्नू B.Ed की जो बुक्स हैं उनमें भी मिल जाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि 1 महीने में आप इतनी भारी भरकम किताबों के पीछे दौड़ो। आप बस अभी यही कीजिए कि जो NIS से आपने ऑलरेडी आप पढ़ भी चुके होंगे, अगर आप DSSB के लिए प्रिपेयर करते होंगे तो उनको आप बहुत एक तरीके से मल्टीपल टाइम आप उसका रिवीजन कीजिए, और उसके बाद आप इस पार्ट का जो है वो कंप्लीट, मतलब एक तरीके से अपना पॉइंट वाइज टॉपिक वाइज अपना एक प्लान बनाकर उसको टिक करके अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करिएगा, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम की मेन पोर्शन की तैयारी आप किसी बुक से कर सकते हैं, यहाँ आपके पास वो एडवांटेज नहीं होगा, क्योंकि अभी तक कोई इसकी मतलब कंप्लीट बुक नहीं आई है। तो ये इसके लिए सजेशन मेरा रहेगा। और करंट स्कीम भी, एजुकेशन रिलेटेड जो करंट में आप स्कीम चल रही हैं वो भी आप ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद हम पार्ट 4 पे बात करते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है, उसमें 20-20 नंबर के 4 सब्जेक्ट हैं, 2 तो लैंग्वेज हैं अपनी, हिंदी इंग्लिश, और एक EVS और एक मैथ है। तो हिंदी इंग्लिश और मैथ में आपको सभी पता है क्या आने वाला है, कि बेसिक सा जो अरिथमेटिक वगैरह मैथ के लिए, और हिंदी इंग्लिश के लिए ग्रामर, या मुझे लगता तो नहीं है कि इसके अंदर वो हाउ टू टीच पूछेंगे, मतलब पेडागोगी इसमें पूछेंगे, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। और इस अगर पूछते भी हैं तो भी आप इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, ताकि एग्ज़ाम में कोई बाउंसर ना आए आपको। बाउंसर मतलब कोई ऐसा
सरप्राइज एलिमेंट ना रहे आपके लिए। लेकिन जो ईवीएस है, देखिए ईवीएस की 6 थीम्स हैं मेनली, आपको बताइए 3rd to 12th सारा सिलेबस उसी पे फोकस रहता है। तो कहीं ना कहीं आपको उन 6 थीम को ही प्रिपेयर करना है, लेकिन उसके लिए सबसे बेस्ट आपको रिसोर्स मैं फिर से वही कहूँगा कि एनसीईआरटी ही रहेगा उसके लिए भी। और एक और मेन चीज़ पर मैं फोकस डालना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की है, कोई मॉक टेस्ट सीरीज़, तो आप ज़रूर करें। क्योंकि क्या होता है, हमें लगता है कि टाइम इनफ है, 3 घंटे हैं, 180 क्वेश्चन हैं, हम नेगेटिव मार्किंग भी नहीं ईजिली कर लेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, हम किसी पोर्शन में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वो आपको एक्यूरेटली जब भी पता चलेगी जब आप मॉक टेस्ट दोगे। एक प्लस पॉइंट उसका ये है। दूसरा ये है कि बाय चांस आप एक दिन में 2 एग्ज़ाम दे रहे हो मॉक टेस्ट, तो आप 400 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो। बेसिकली वो 400 क्वेश्चन नहीं होते, वो 400 टॉपिक्स होते हैं। अगर उन 400 टॉपिक में से अगर आपको कोई बाई चांस नहीं आता है, आप उसको एक बार गूगल या किसी बुक से या किसी अपने बड़े भाई बहन से या जिससे भी आप सहायता लेते हैं उससे पूछ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मॉक टेस्ट ज़रूर दें, क्योंकि वो आपको आपकी तैयारी का एक ब्लूप्रिंट सा दे देगा कि हाँ आप सही जा रहे हैं, या आपको कोई और अभी तो आप 1 महीना है तो टाइम दे सकते हैं, तो ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, या अभी आप सही जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से टेस्ट सीरीज़ ज़रूर आपको ज्वाइन करनी चाहिए। मार्केट में 2-4 बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज़ हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और लास्ट में ये भी बताना चाहूँगा, वैसे तो शुरू में बताना चाहिए था मुझे कि ये सिलेबस में इतना मेजर चेंज इन्होंने क्यों किया है। देखिए बेसिकली क्या है कि कुछ लोग जानते भी होंगे, तो केवीएस और एनवीएस सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, तो जो भी चीज़ इनको शुरू में इम्प्लीमेंट करनी होती है वो केवीएस में ही इम्प्लीमेंट करते हैं लोग। तो दरअसल अभी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको फॉलो करते हुए केवीएस ने ये चेंजेस किए हैं, और आप देख रहे होंगे कि इंटरव्यू की वेटेज भी बढ़ी है। उसका सीधा सीधा रीज़न यही है। तो एस्पिरेंट्स ज़्यादा पैनिक होने की सिचुएशन नहीं क्रिएट करनी है, क्योंकि पता है मुझे टाइम थोड़ा कम है अभी, लेकिन आप अगर अपनी तैयारी को मॉनिटर कर रहे हैं, टाइम टू टाइम आप अगर रिवीजन कर रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको क्या, तो एस्पिरेंट्स मैं अभी बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी टाइमिंग्स अभी ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि अभी 1 महीना है। तो अभी आप और ज़्यादा फोकस करके अपना टाइम बढ़ा करके और मॉक टेस्ट ज़रूर दें। और रिसोर्स आपको पता है, जो पेडागोगी का पार्ट है एनआईएस से है, और जो बाद का पार्ट है 80 नंबर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक, उसके लिए आप एनसीईआरटी बिल्कुल आँख बंद करके फॉलो कीजिए। क्योंकि किसी भी बुक का, जो भी बुक पढ़ते हैं आप, उसका हर एक बुक का सोर्स तो एनसीईआरटी ही है, तो वो सबसे बढ़िया रहेगा। आप अगर वहाँ से नोट्स प्रिपेयर अभी तक कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो जल्दी जल्दी से और बहुत ज़्यादा टाइम दे करके आप इन सभी चीज़ों को पूरा कर लें। उसके अलावा अभी इंटरव्यू के बारे में तो सोचने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, एग्ज़ाम पे फोकस रखिए। लेकिन प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है, तो यही है कि जून जुलाई के आसपास आपकी ज्वाइनिंग जहाँ तक पॉसिबल है हो जाएगी। तो इंटरव्यू भी एग्ज़ाम के 1-1.5 महीने में हो जाएगा, मई के आसपास। तो अभी आप, और सबसे बड़ी एक चीज़ ध्यान और रखना, वैसे तो डीएसएसबी से आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी, एग्ज़ाम जो है वो कंप्यूटर बेस्ड है, तो अभी ये भी नहीं पता है कि डीएसएसबी की तरह सेक्शंस लॉक हो जाएंगे एक बार करने के बाद, या आप पूरे पेपर को रिव्यू कर सकते हो, कुछ नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। ये थोड़ा सा एक आपका बैड लक कह लीजिए, या सभी के लिए बराबर है, लेकिन चीज़ें ऐसा नहीं है कि किसी के लिए नहीं है, तो वो सभी के लिए बराबर है। आपके पास थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के लिए नहीं है, तो वो सभी के लिए है। लेकिन सिलेबस जो चेंज हुआ है उससे सभी को फ़ायदा भी हो सकता है और सभी को नुकसान भी। तो ये सब चीज़ें, अभी नेगेटिविटी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। अभी आप अपने, जो किसी को लग रहा है कि मैं कम टाइम दे पा रहा हूँ, तो वो अपना टाइम इंक्रीज़ कर सकता है, बस उसके पास ये मौका तो है। तो थैंक यू सो मच एस्पिरेंट्स, और सर को एक बार फिर से थैंक यू कि उन्होंने इतना सब मुझे बात करने का मौका दिया सभी से। थैंक यू सो मच। आई होप लोकेश सर के सक्सेस मंत्र आपके काम आए होंगे और आपको सिलेक्शन लेने में मदद करेंगे। तो अब हम थैंक्स करते हैं लोकेश सर का, जिन्होंने इतने वैल्यूएबल पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमें सब्सक्राइब कीजिए,
जिससे हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट होते रहें। तब तक के लिए फोकस कीजिए अपनी स्टडी में और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।